हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुमन लांगियान। आज क्या है, हम जो एनसीईआरटी की सीरीज +1 की बुक कर रहे हैं, तो उसमें जो इंडिया ज्योग्राफी कर रहे हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के नाम से एक बुक है। तो उसका हम 4th चैप्टर करने जा रहे हैं। 4th चैप्टर हमने हाफ एक वीडियो में कर लिया था। उसमें जो हमारी सीजन रहती थी, सारी ऋतुएं, तो उनको हम करेंगे। तो ऋतुओं को हम एक नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि आप हम क्या है, एक ऋतुओं की शुरुआत करें तो इनको एक वीडियो में ही हम कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें ऋतुओं में क्या क्या दिया गया है, वो सारे मैंने क्या है अंडरलाइन कर लिया है। और बाकी क्या है हम इसको आगे देखेंगे, जो हमारे डायग्राम या मैप वगैरह जो आएंगे उनको। तो देखो कि ये हमारी शीत ऋतु है। शीत ऋतु का आमतौर पर जो टेम्परेचर और ये हवाएं कहाँ जाती है, किस तरफ आती है और कैसा मौसम रहता है, तो ये सारी चीजें करेंगे हम ऋतु में। शीत ऋतु क्या होती है, नवंबर के मध्य में आरंभ होती है और जनवरी तक होती है। क्योंकि आजकल जो है सर्दियों का टर्म छोटा होता जा रहा है, तो मोस्टली क्या है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है। मोस्टली क्या है दिसंबर और जनवरी 2 महीनों की क्या है सर्दियां रह गई है। बट 4 महीने की है, नवंबर से और फरवरी तक 4 महीनों का सीजन रहता है इसका। जनवरी नवंबर से फरवरी तक महीने तक रहती है। और क्या है उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में मोस्टली क्या है ऋतुओं का असर ज्यादा दिखाई देता है। दक्षिणी भारत में क्या है इसका असर कम दिखाई देता है। तो आगे देखिए रात्रि के समय इसका टेम्परेचर कम रह जाता है। हरियाणा पंजाब में टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है। तो उत्तरी भारत में ठंड पड़ने के मुख्य कारण क्या है, इसने 3 कारण बताए। ये देखो, हरियाणा पंजाब और राजस्थान जैसे समुद्र से समकालीन प्रभाव से दूर है। क्योंकि समकालीन जलवायु है वो क्या है जो है कोस्टल एरिया के आसपास पाई जाती है, इससे दूर है। इसी कारण यह क्या है शीत ऋतु का प्रभाव ज्यादा होता है। और ये क्या है महाद्वीपीय जलवायु को अनुभव करते हैं। जो निकटवर्ती हिमालय क्षेत्रों में हिमपात के कारण क्या शीतलहर उत्पन्न होते हैं। क्योंकि हिमालय हमारे पास में है, तो इसलिए क्या है ठंड का प्रभाव ज्यादा होता है। आगे फरवरी के आसपास जो कैस्पियन सागर की और क्या है तुर्कमेनिस्तान से आने वाली उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं शीतलहर ला देती है। और इसी देशों में काफी जगह क्या उत्तर पश्चिम भागों में कोहरा और पाला पड़ने लग जाता है। तो इसी कारण क्या है ना हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या है ठंड ज्यादा रहती है, ठीक है। ये मानसून के लिए कुछ दिया गया है, इसमें देखते हैं हम क्या दिया गया। मानसून का स्वभाव रचना तंत्र संचार के विभिन्न भागों में स्थल और जल के ऊपरी वायुमंडल के मौसम आंकड़े एकत्रित के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर, फ्रेंच पोलिनेशिया और ताहिती ये द्वीप समूह अभी वहाँ पूर्वी प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो स्थित डार्विन द्वीप और के बीच में पाए जाने वाले दाब का अंतर माप कर वायुदाब माप मानसून की तीव्रता के बारे में अनुमान। ये वायुदाब मापने के जो है स्टेशन है भाई, ठीक है। एक ताहिती है और एक ये क्या है हिंद महासागर में क्या है डार्विन, ये यहाँ पे क्या वायुदाब मापा जाता है। और भारत के क्या 16 कारकों के आधार पर मानसून के संभावित व्यवहार को काफी पूर्वानुमान लगाया जाता है भाई इससे, ठीक है। इसके बाद में क्या समुद्र के समकारी प्रभाव क्या है शीत ऋतु में भूमध्य रेखा की निकटता के अनुसार क्या तापमान में बदलाव होता है। आगे उदाहरण के लिए इसने जनवरी के मध्य में तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर दिया गया 31 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि क्या है जून के महीने में टेम्परेचर इसका कितना पाया जाता है। तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस है हमारे शीत ऋतु में। और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों का तापमान क्या इतना पाया जाता है, अपेक्षाकृत कम होता है। अब क्या शीत ऋतु में वायुदाब और पवनों के बारे में बताइए। 22 दिसंबर के आसपास सूर्य क्या है उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध से मकर रेखा की ओर सीधा चमकता है और उसके बाद में उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। इसी उत्तर मैदान में क्या है, क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो उत्तर जो है उत्तरी गोलार्ध में सर्दी हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम क्या है गर्मियाँ हो जाती है। और क्या है यहाँ क्या है जो वायुदाब क्या 1019 और 1013 मिलो जो है MB पाया जाता है। और ये यहाँ पे क्या जो है समदाब रेखाएं होती है वो क्या है उत्तर पश्चिमी भारत में सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। और ये उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र और दक्षिण में हिंद महासागर में जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है और वहां से पवनी के चलना आरंभ कर देती है।
तो इसमें यह बताया है कि कम वायुदाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर के वायुदाब प्रवणता अगर ज्यादा होगी तो हवाएं तेज चलेगी, और वायुदाब प्रवणता कम होगी तो हवाएं क्या, इनकी स्पीड क्या है, कम होगी। तो ये चीजें इसमें बताई गई है। आगे इसमें बताया गया कि जो गंगा घाटी है उसके पश्चिम में, और जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा उसके उत्तर में, उत्तरी दिशा में हो जाती है जो पवनों की प्रवणता है, वहां पे बताया गया है इन्होंने। और भूआकृति के प्रभाव को, भूआकृति के प्रभाव से मुक्त होने के कारण यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट रूप से तो पवनें चलती रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे हल्के क्या है, मौसम सुहाना होता है, चक्रवाती विक्षोभ अवदाब यहाँ आते रहते हैं, और पश्चिमी विक्षोभ गए जाने वाले भूमध्य सागर से उठने वाले तूफान जो क्या है पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तरी पश्चिम में पहुंचते हैं। तो ये जो सर्दियों में होने वाली बारिश है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, तो ये क्या है, कहाँ से चक्रवात उत्पन्न होके आते हैं, भूमध्य सागर से उत्पन्न होके आते हैं, पार करके उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचते हैं, और उस दक्षिण के मार्ग में कैस्पियन सागर और ईरान की खाड़ी से गुजरते हुए इन चक्रवातों को आर्द्रता का समर्थन मिल जाता है, और ये जेट स्ट्रीम के जेट प्रवाह के संपर्क में आ जाते हैं, और इन अवदाब को भारत में उन्मुख होकर क्या है, उन्मुख की भूमिका के ही आ जाते हैं, और इसमें इंडिया में क्या है, बारिश करते हैं। आगे जो शीतकाल में वर्षा क्या होती है, जो सर्दी की ऋतु में शीतकाल में मानसून पवनों समुद्र से स्थल, पवने के स्थल से समुद्र की ओर चलती थी, इसी कारण वर्षा नहीं होती। तो क्योंकि इसमें जो मेनली रीजन क्या है कि शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, क्योंकि जो पवने है उनका जो है पहले गर्मियों में तो जो है समुद्र से स्थल की ओर चलते, तो वाटर वेपर अपने साथ लेते, तो सर्दियों में उल्टा हो जाता है कि पवने क्या स्थल से समुद्र की ओर चलने लग जाते, इसलिए वाटर वेपर उठा नहीं पाती, और क्या है, बारिश नहीं होती। बट जो वाटर वेपर तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है, तो वो क्या है, उस साइड से वो अपने वाटर वेपर उठा लेते हैं और तमिलनाडु के आसपास पहुंचते, तो वाटर वेपर के कारण बारिश करती है, तो इसी कारण सर्दियों में तमिलनाडु में बारिश हो जाती है। इसी के दूसरे स्थान पर घर्षण के कारण तापमान बढ़ जाता है, जिससे कि ये तो क्वालिटी खराब हो गई इसमें, और इसमें क्या है, जिससे क्या है वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है, और शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा नहीं हो पाती। इसके बाद में ये बताया गया है कि अपवाद रूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो वो कहाँ कहाँ होती है, उत्तरी पश्चिम भारत में भूमध्य सागर में आने वाले चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब हरियाणा और इस क्षेत्रों में क्या बारिश कर देते हैं, तो ये उसी के कारण होती है। ये भारत में शीतकाल में रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। हिमालय हिमपात के रूप में हिमालय में हिमपात होता है, और कई हिमालय में निकलने वाली नदियों के जो पानी का प्रवाह बढ़ जाता है और वर्षा करती है, और वो मैदानों में पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, पर्वतों के उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। और दिल्ली में सर्दियों में औसत क्या 53 मिलीमीटर होती है बारिश, और पंजाब बिहार के बीच में ये 18 से 25 सेंटीमीटर रह जाती है। तो ये बारिश के बारे में बताया गया। और कहाँ होती है सर्दियों में बारिश, कभी कभी इस देश के मध्य भागों में एवं क्या है दक्षिणी प्रायद्वीप या उत्तर भागों में शीतकाल में वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीनों में उत्तर पूर्वी भाग में और क्या है स्थित अरुणाचल प्रदेश और असम में 25 से 50 मिलीमीटर भी बारिश हो जाती है कई बार। और इन्होंने बताया है कि उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर माह में नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में पार करते समय नमीकरण कर लेती है, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और पूर्वी केरल के में झंझावात आ जाता है। तो ये यहाँ है जो सर्दियों में बारिश होती है। आगे आई है हमारी जो दूसरी ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म हो जाए सीधा। आगे क्या है इसमें ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में के बारे में क्या बताइए, यहाँ टेम्परेचर, ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर के बारे में बताया गया। टेम्परेचर क्या है, कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य सीधा चमकता है इस टाइम, और जो अप्रैल मई जून इन महीनों में क्या अधिकतर गर्मी होती है। यहाँ टेम्परेचर क्या है अधिकांश भागों का 30 से 32 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। और इसके मार्च में दक्कन रुको भाई, मार्च में जो दक्कन के पठार अधिकतम टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास हो जाता है। और क्या है जबकि गुजरात अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश का टेम्परेचर 38 से 43 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, और पश्चिमी भागों में तापमान के 48 डिग्री के आसपास रहता है। और जो है क्या है दक्षिण भारत में जो ग्रीष्म ऋतु मृत्यु होती है ग्रीष्म काल
ऋतु का असर जो है साउथ इंडिया में कम होता है, क्योंकि कोस्टल एरिया के आसपास होता है। इसी कारण जो क्या है उत्तरी भारत में जैसी प्रखर नहीं होती दक्षिणी भारत में ये ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि वहाँ गर्मियाँ भी कम पड़ती है और सर्दी भी कम पड़ती है। दक्षिणी भारत में प्रायद्वीपीय बाढ़ के कारण समकारी प्रभाव, यहाँ पे तापमान उत्तर भारत के प्रचलित पवनों को नीचे रखती है और दक्षिण में टेम्परेचर क्या 26 से 32 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रहता है। इसके बाद में हम देखते हैं पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस का कम रहता है। इन्हीं भागों में समताप पवनें तट के समांतर हो जाती है, उत्तर दक्षिण में फैला होती है। और क्या है, तापमान में उत्तर और पश्चिम में आगे बना बढ़कर भीतर की ओर बढ़ता है। और क्या है, गर्मी के महीनों में न्यूनतम तापमान काफी ऊंचा रहता है और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास शायद ही कभी हो जाता है। तो ये बताया गया कि जो साउथ इंडिया में वो क्या सर्दियां और गर्मियां दोनों चीजें ही कम पड़ती हैं। किसके कारण? क्योंकि कोस्टल एरिया के समुद्र के इफेक्ट का। वायुदाब और पवनें कैसी रहती हैं भाई गर्मियों में? गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु में तापमान क्या है, गर्मी के कारण अधिक गिरता है वायुदाब कम पाया जाता है और उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने का जुलाई के अंत में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र खिसक कर 25 डिग्री उत्तर के अक्षांश के आसपास हो जाता है और मोटे तौर पर यह कहा जाता है निम्न तापमान लंबायान मानसून श्रेणी और उत्तर पश्चिमी थार में पूर्व की ओर और दक्षिण पूर्व में पटना और जो है छत्तीसगढ़ का पठार विस्तृत होता है और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पवनों की जो है धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिससे क्या होता है पश्चिमी घाट और जिससे की दिशा क्या होती है, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट बांग्लादेश और दक्षिणी पश्चिमी में होती है और उत्तर बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा क्या होती है, दक्षिणी पूर्व होती है। और इसी बात पर तो जैसे हमने पहले भी बताया कि इन पवनों के कारण पेटी को खिसकने के कारण क्या है, पवनों की दिशाओं में बदलाव आता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं वास्तव में विस्थापित हो जाती है, क्योंकि पेटियों के विस्थापित होने के कारण और भूमध्य रेखा के पूर्वापन्न पवनें चलने लग जाती है और मानसून मध्य जून इन पवनों का अंत में प्रवेश क्या है, मौसम के वर्षा ऋतु में बदलाव आ जाता है। तो ये हमारी क्या थी, ऋतु थी। और इसके बाद में हम देखते हैं अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र है। यहाँ पर दोपहर को लू चलना आरंभ हो जाती है अभी गर्मियों में और विख्यात के सुप्त हवाएं चलती है और कई बार आधी रात तक चलती रहती है और मई के शाम तक हरियाणा, पंजाब और पूरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये क्या भयंकर आंधियां चलना शुरू हो जाती है और क्या तूफान भी चलते हैं और हल्की बारिश और सुखद शीतल हवाएं चलती रहती है। कई बार ये क्या भारी पवनें चलने लग जाती है। द्रोणी के आकर्षण के कारण शुष्क और आदर्श अचानक क्या स्थलीय रूप से पैदा हो जाते हैं, तूफान पैदा हो जाते हैं और स्थलीय तूफानों के तेज और मूसलाधार बारिश होती है और वहाँ कई बार ओले भी आते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो ये देखो, ये चीजें अच्छी चीज है। ये क्या, स्थानीय भागों में तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? एक आम्र वृष्टि, एक फूलों की वर्षा, एक काल बैसाखी, एक लू। ये सारी चीजें क्या है, थोड़ी सी याद रखने वाली चीजें हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। आम्र वृष्टि कहाँ बोला जाता है और क्यों बोला जाता है? आम्र वर्षा क्या है, ग्रीष्म ऋतु खत्म होते होते जो पूर्व के मानसून बौछारें आते हैं कोरल और कर्नाटक में, यहाँ इस वर्षा को क्या बोलते हैं? आम्र वृष्टि स्थानीय भाषा में, क्योंकि ये क्या है, तूफान वर्षा के आम्र वैसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आम को जल्दी पकने में सहायता करती है। आ गया फूलों वाली बौछारें, ठीक है। ये क्या है, केरल और इसके निकटवर्ती भागों कहवा उत्पादक क्षेत्रों को कहवा के फूल खिलने लग जाते हैं। आगे है काल बैसाखी, असम और पश्चिमी बंगाल में बैसाखी के महीने में चलने वाले भयंकर विनाशकारी तूफान होते हैं। इसकी ज्ञात प्रकृति के अंदाजा लगाने के लिए स्थानीय नाम से इसे बैसाखी लगाया जाता है। इसका अर्थ होता है बैसाख के महीने में चलने वाली तबाही। चाय, पटसन और चावल के लिए अच्छी होती है। यह है क्या, तूफानों के लिए मर्दोले छीड़ा कहा जाता है।
ठीक है, तो बारदोली, छीड़ा, काल बैसाखी, ये सारी चीजें आप याद रखना। और एरिया भी कहाँ जाना जाता है इनको किस नाम से। आगे है लू। लू तो आपको पता ही है कि उत्तर मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और गर्म और पीड़ादायक हवा, जिसको दिल्ली और पटना के बीच क्या है इसकी तीव्रता अधिक पाई जाती है। तो ये सारी चीजें आई है इसमें। आगे हमारी क्या आती है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु तो मानसून के हिसाब से दक्षिणी पश्चिम मानसून और हमारे दो प्रकार से होती है वर्षा ऋतु। एक तो हमारा आता हुआ मानसून, एक जाता हुआ मानसून। दो प्रकार का मानसून हो गया। तो आता हुआ मानसून को हम क्या दक्षिणी पश्चिम मानसून बोलते हैं, और लौटता हुआ मानसून को क्योंकि क्या है उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है, तो पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। तो इसमें क्या है, उत्तर भारत में क्या है, मैदानों में तापमान को बढ़ा देने वाली क्या है वायुदाब, क्या है तापमान बढ़ने के कारण वायुदाब कम हो जाता है, और इससे क्या है हवाएं क्या ऊपर की ओर चलना शुरू कर जाती है। जून के आरंभ में ये दशा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि हिंद महासागर में आने वाली दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनें क्या है वो आकर्षित करने लग जाती है, और ये हवाएं क्या दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, और ये क्या है ऊपर की ओर विद्यमान संचरण हो जाती है, और ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर गुजरने पर ऊपर की ओर गुजरने पर ये पवनी क्या करती है आर्द्रता प्राप्त कर लेती है, और भूमध्य रेखा को पार करके पश्चिम की ओर ये क्या है दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये अचानक प्रारंभ हो जाता है, और पहली बारिश का असर होता है इसमें, ठीक है। अचानक क्या है यह वर्षा आरंभ हो जाती है, और पहली बारिश का असर होता है, तापमान काफी गिरावट आती है, और प्रचंड गर्जना, बिजली कड़क वाली आर्द्रता वाले पवनों के साथ में मानसून ब्रोस्ट कहलाता है। जून के महीने में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के विभिन्न देशों में मानसून फट जाता है, और आंतरिक भागों में जुलाई के मध्य सप्ताह तक ये आरंभ हो जाता है, और मध्य जुलाई के आसपास ये टेम्परेचर है 5 से 8 डिग्री तक गिरावट भी कर देता है, क्योंकि मानसून के कारण बारिश हो जाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो हम क्या है इस पवन स्थल की ओर पहुंचते हैं तो ऊंचा और उत्तर पश्चिमी के तापीय निम्न वायुदाब और दक्षिणी पश्चिमी वायुदाब को संशोधित कर देती है, और क्या है मानसून पवनी क्या है भूखंड पर मानसून पवनों की दो शाखाएं हो जाती है, एक अरब सागर एक और बंगाल की खाड़ी। तो दो, एक अरब सागर के ऊपर से निकलती है और एक बंगाल की खाड़ी से ऊपर के, और हमारी जो सेवन सिस्टर स्टेट है उनके ऊपर असर करती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम देखते हैं कि अरब सागर वाली पवने है ये क्या है एक शाखा पश्चिमी घाट को रोक रखता है, और ये क्या पश्चिमी घाट के ढालों में 900 से, देखते हैं आगे क्या है, ये हमारा एक डायग्राम है कि कहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो इसको आप थोड़ा सा एक देख लेना, ठीक है। कितने सेंटीमीटर में ये एरिया बांटा गया है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ एक बारिश देखो 200 से 400 सेंटीमीटर वाला ये थोड़ा सा एरिया पड़ता है हमारा यहाँ पे बारिश। इसके बाद में हम देखते हैं कि 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई को पार कर देती है, और ये क्या तत्काल ठंडी होकर पवनाभिमुख हो जाती है, और ये इसके बाद में 200 से 400 सेंटीमीटर की यहाँ पे बारिश हो जाती है। और आगे हम देखते हैं कि इस छायावृष्टि क्षेत्र है ये क्या है, ये जो पुणे बेंगलोर और ये क्या है वर्षा से रहित हो जाता है। अरब सागर से उठने वाली हवाएं मानसून हवाएं जो नर्मदा और तापी नदियों से आरंभ होकर वर्षा ऋतु में छोटा नागपुर पठार और वहां से क्या 15 सेंटीमीटर के आसपास बारिश करती है, और गंगा के मैदानों में पहुंच जाती है, और बंगाल की खाड़ी में आने पर दूसरी शाखा जो मानसून शाखा उससे मिल जाती है। इसके बाद में है जो तीसरी सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ के रण, वहां से गुजरात के आसपास आती है, तो ये अरावली के आसपास पश्चिम में राजस्थान को पार करती है, तो वहां का कम वर्षा करती है। हरियाणा, पंजाब और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून क्या है साथ मिल जाती है, और दोनों मिलके प्रबल हो जाती है, और धर्मशाला के आसपास ये वर्षा करती है, ठीक है। तो ये क्या है राजस्थान को पार कर लेते हैं, सूखा छोड़ देते। इसके बाद में जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवा, बंगाल की खाड़ी में मानसून हवा ये जो म्यांमार के तट को पार करते
और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के थोड़े समय के टकराती है और उसके बाद में क्या है, म्यांमार के अराकान युमा वहाँ की पहाड़ियों पर पहुंचते भारतीय उपमहाद्वीप को विकसित करते। इस प्रकार जो मानसून के दक्षिण पश्चिमी और बांग्लादेश दक्षिण पश्चिमी दिशा को पार कर देती है, दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी को प्रवेश करती है। और ये एक शाखा जो हिमालय के उत्तर पश्चिमी और तापीय और निम्न तापीय प्रभावाधीन दो भागों में बढ़ जाती है। और इसकी एक शाखा गंगा के मैदान में साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब में मैदान में पहुंचती है। और दूसरी शाखा उत्तर और उत्तर पूर्वी में ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचती है। और यह क्या है, विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। और एक उपशाखा मेघालय गोरो खासी जैतिया यहाँ पे पहुंच जाती है और यहाँ पे पहुंच जाती है और खासी के पहाड़ियों में मोनसीराम के विषय पे सर्वाधिक बारिश करती है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक बारिश वाला एरिया होगा। तो यहाँ पे कौन सी शाखा बारिश करती है, यहाँ बंगाल की खाड़ी वाली। तो यहाँ पे तमिलनाडु की वर्षा शुष्क क्यों रह जाती है, इसके दो कारण बताए। तमिलनाडु जो कोस्ट है, तमिलनाडु का बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों के समांतर है। दूसरा यह है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर शाखा की वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तो ये दो कारण बताए गए। आगे है मानसून का निवर्तन। तो ये मानसून का निवर्तन अक्टूबर और नवंबर महीनों में मानसून का लौटना बताया गया कहाँ से होता है। जब सितंबर में सूर्य के दक्षिणायन होने से गंगा के मैदानों में निम्न वायु दाब हो जाता है, तो वह खिसकना आरंभ कर देता है और दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में लौटना आरंभ कर देता है, पश्चिमी राजस्थान से लौटना आरंभ कर देता है। और इस महीने के अंत तक मानसून क्या है, गुजरात और इस दक्षिणी पश्चिमी गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी के गंगा मैदान और मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुका होता है। अक्टूबर माह में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में ये नवंबर माह में कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर दिसंबर माह में मध्य में लौट जाता है और ये पूरी तरह प्रांतीय भाग को हट जाता है। ये दिसंबर तक पूरी तरह पार कर लेता है। इसके बाद में बताया है मानसून का निवर्तन के स्वच्छ आकाश हो जाता है और तापमान बढ़ते लगते, तभी जमीन में नमी हो जाती है और उच्च तापमान उच्च आर्द्रता वाली दशाएं हो जाती है और मौसम कष्टकारी होता है। इसे कार्तिक मास के उसमें कहते हैं। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है और यह गिरावट देखी जा सकती है और मानसून का निवर्तन में सूखा हो जाता है और पर्वतीय भागों अक्टूबर नवंबर में वर्ष के सबसे अधिक बारिश वाले महीने होते हैं। ठीक है, बट कई बार ये बारिश नहीं होती, जैसे इस बार नहीं हुई अक्टूबर और नवंबर में बारिश। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वर्षा का संबंध चक्रवात के अपदाबों से होते हैं जो अंडमान निकोबार के आसपास पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप में पूर्व तट को पार करते हैं। और ये क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के डेल्टाओं में तूफानों का शिकार हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या, चक्रवाती तूफान पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार तट से टकराते रहते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकांश इन क्षेत्रों में अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त कर लेती है। इसे तूफान और चक्रवात कम उठते हैं। तो ये सारी चीजें आगे परंपरागत ऋतु इनको भी थोड़ा सा देख लेना, ये कौन कौन से महीने में कौन कौन सी ऋतु है। तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो ये सारी ऋतुएं, तो ये हमारी क्या है, भारतीय कैलेंडर है। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जून, जुलाई, जैसे जनवरी, फरवरी के आसपास ये बांटा है। ये हमारे कुछ वर्षा वाले क्षेत्र दिए। तो ये क्या, हमारी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से, पश्चिमी घाट, और ये भी पश्चिमी घाट का एरिया और पूर्वी घाट, हिमालय वाला क्षेत्र और गौरव खासी ये पहाड़ियों वाला क्षेत्र और ये वाला एरिया दिया गया है। मध्य वर्षा वाले क्षेत्र भी दिए, गुजरात की कुछ और जो आपने डायग्राम बताया उसके हिसाब से भी इसको थोड़ा सा याद करो तो ठीक रहेगा। झारखंड और बिहार और ये वाला एरिया, यहाँ से इतने 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती आ गई है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र कौन से है, ये तो हमारे वाला एरिया हो गया, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और दक्कन, ये वाला एरिया कुछ एरिया। ठीक है, और इसके बाद में जो होगा अपर्याप्त वर्षा वाले, जहाँ पे बारिश नहीं होती, इस क्षेत्रों में जो पश्चिमी राजस्थान और
ये एरिया हो गया। और भी जो एरिया क्षेत्र है कर्नाटक और महाराष्ट्र लद्दाख वाला एरिया, यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो वो वाला एरिया। इसके जो अब क्या है, मोस्टली हमारा आर्थिक जीवन है मानसून के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे क्या लगभग 64 जनता का भरण पोषण होता है, तो मानसून पे आधारित ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में ये थोड़ी सी और चीजें दी गई है यहाँ पे। तो हिमालय वाले क्षेत्रों में यहाँ पे क्या है, गर्मी होती है तो सारा साल खेती होती है। और मानसून जलवायु और विभिन्नता के कारण नाना प्रकार के फसलें उगाने में सहायक होती है। मानसून परिवर्तन के कारण देश कुछ भागों में सूखा रह जाता है, कुछ भागों में बाढ़ आती है। तो ये सारी चीजें मानसून ब्रोस्ट के बारे में दिया गया है। यहाँ पे शीतोष्ण चक्रवातों में होने वाली शीत रबी फसलों में अत्यंत लाभकारी होती है। और भारत की जलवायु जो है क्षेत्रीय, विभिन्न और अत्यंत वस्त्र के लिए विविधता का उजागर है। तो इस आगे ये ग्लोबल वार्मिंग हुआ, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जैसे जो है ओजोन लेयर में छेद हो रहा है और CO2 का बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें गई, इसमें इतना कुछ नहीं है अभी। तो आप ये देख सकते हो कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसी तरह क्या है, हम आगे और एक और बुक शुरू करेंगे तो NCERT की सीरीज में। तो इसी में हम क्या है, 1-2 लेसन और रहते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।